Welcome back, guys. I hope and pray that you all guys are doing great, staying fit and fine. So, we are back with one new exercise from the same chapter, that's class 8th mathematics, understanding the quadrilaterals. पहली दो एक्सरसाइज हो चुके हैं शानदार तरीके से, बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों को एक्सरसाइज को मिला है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे पूछे गए हैं। अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले बहुत बेसिक डिटेल्स दो एक्सरसाइज में डिस्कस की गई है, तो चलिए आज के बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज कोरिलेटरल्स और एक्सरसाइज नंबर 3.3। करना क्या है, क्या ओवरव्यू रहेगा बेटा, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर। ट्रेपेजियम हमारे पास है, काइट हमारे पास है और पैरेललोग्राम हमारे पास है। तो समझेंगे इन सारी चीजों को, समझेंगे इन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स को बहुत डिटेल में, और समझेंगे इनके बेसिक एथिक्स और बेसिक चीजें। देखिए बेटा, जब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स के बारे में, तो सबसे पहले चार साइड्स का अभी तक जो आपको पता होगा बेटा, आपके पास एक फिगर है जिसे हम अभी तक स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्वायर के नाम से। हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। चलिए अगर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेपेजियम की। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में आता हूं, उसके बाद पैरेललोग्राम पार्ट में मैं आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ऑल दैट बताऊंगा। ट्रेपेजॉइड में क्या है बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फिगर होता है ट्रेपेजियम बेटा, जिसमें दो साइड्स आपके पास पैरेलल होते हैं। यानी कि यहां आपके पास एक तो कंडीशन ये है कि आपके पास ए बी जो है आपका पैरेलल है डी सी के, और ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर देखो, जब भी मैं इसकी एक डायगोनल कनेक्ट करता हूं, और डायगोनल के बारे में डिटेल डिस्कशन है पहले दो लेक्चर्स के अंदर कि डायगोनल क्या लाइन होती है, तो बेटा अगर आप डायरेक्टली कोई तीसरा लेक्चर देख रहे हो तो पहले जाके दूसरा देख लो। चलिए, तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखोगे, ए बी और सी डी हमारे पास एक ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड कह सकते हैं आप या ट्रेपेजियम कह सकते हैं आप। तो इसमें सिर्फ एक चीज आप याद रखोगे कि ए बी आपके पास पैरेलल साइड होता है और एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं बेटा, इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, याद रखना अच्छे से, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। एंड देयर इज नो रिलेशन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। देयर इज नो रिलेशन फॉर डायगोनल्स। डायगोनल्स के लिए बेटा कोई रिलेशन नहीं है, समझना बात को बहुत ढंग से। अगर मैं बात करता हूं ट्रेपेजियम के अंदर, अगर दो नॉन पैरेलल साइड्स, ये तो दो पैरेलल साइड्स हो गए बेटा, ए बी और डी सी, और अगर ए डी और बी सी की मैं बात करता हूं, दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स। ऐसा सिचुएशन अगर हमारे पास आ जाए, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, नॉन पैरेलल यानी कि वो वाले साइड जो पैरेलल नहीं है ए डी और बी सी, if non-parallel sides of any trapezium यानी trapezoid are equal, अगर ये इक्वल है बेटा, तो एक चीज आप समझ लो कि इसको हम बोलेंगे आइसोसलेस ट्रेपेजियम। समझ लेना, आइसोसलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है बेटा इसे, अगर आपके दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। समझ गए बेटा बात? तो इस चीज को आप अच्छे से समझना, ये आपके पास ट्रेपेजियम होता है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास काइट। ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हैं सामने, आपके पास काइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। काइट में देखो बेटा क्या होता है, काइट बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है, और ये भी चार साइडेड का ही क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो आपके पास, अगर मान के चलो यहां मैं ए लिख दूं, यहां बी लिख दूं, यहां सी और यहां डी लिख दूं, तो इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। एडजेसेंट क्या होता है बेटा? एडजेसेंट का मतलब होता है अगर ये दो साइड्स हैं और इनके बीच में एक कॉमन कोना आ रहा है या एक कॉमन वर्टेक्स आ रही है, तो उन साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। देखिए, अगर मैं यहां ए डी की बात करूं, देखिए ए डी, और यहां से ए बी की बात करूं, तो आप देखिए बेटा इसमें ए सेम आ रहा है, और अगर एक कोना सेम आ रहा है, तो वी कैन से दैट दीज टू साइड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो यहां पे बेटा एडजेसेंट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो मतलब ये हुआ कि आपका डीसी जो है वो भी आपके बीसी के बराबर होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा इसकी अगर हम यहां से एक डायगोनल ज्वाइन करते हैं, जो कि इसकी लॉन्गेस्ट डायगोनल पॉसिबल होती है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल और ये वाले को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डायगोनल होते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है बेटा कि इसकी जो लॉन्गर डायगोनल है, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होती है बेटा, लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है इसकी डायगोनल,
तो बेटा आपकी शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं, शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। जो लॉन्गर डायगोनल होती है ये आपके शॉर्टर डायगोनल को बेसिकली बाइसेक्ट करती है। इज इट राइट? बाइसेक्ट्स द बाइसेक्ट्स, और या ऐसा भी कहें कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। लॉन्गेस्ट डायगोनल इज, इसको बहुत शार्ट बनाते हैं और आसान करके लिख देता हूं मैं कि ये जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ शॉर्टर डायगोनल, यानी कि छोटी वाली डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। समझ गए बात को? छोटी पार्ट्स को, ठीक है। लॉन्गेस्ट डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ शॉर्टर डायगोनल, ठीक है। अब यहां पे बेटा एक चीज समझ लो आप, मतलब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल बेटा 90 हो जाएगा और ये एंगल 90 हो जाएगा। एक सिंपल सी कहानी बता देता हूं, और इसका जो शॉर्टर डायगोनल को जो दो साइड्स कनेक्ट करते हैं, एंगल ए और एंगल बी बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप समझ लो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन के आ रही है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स हैं और दोनों साइड्स में अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी बेटा इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। नीचे वाले ये दोनों साइड्स इक्वल हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारे पास दो कोई ट्रायंगल्स बन के आ रहे हैं, दो कोई ट्रायंगल्स बन के आ रहे हैं, तो ये वाला एडजेसेंट एंगल हो गया, तो ये वाला साइड तो ऑब्वियसली इसके बराबर है, तो एंगल अपोजिट में इक्वल होगा। लेट्स से इट्स वाई। अब देखो बेटा आपका ये एंगल एक्स वाई है, इसके एंगल का भी एक्स वाई है, तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि आपका एंगल ए जो है बेटा वो एंगल बी के बराबर है। तो ये आप याद रखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ काइट के अंदर। अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो है उनको समझने से, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, लेट मी चेक इट आउट। ओके, यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वन। यहां पे हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की इन डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हर एक चीज की देखिए, और अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, एक मिनट में आपको ये चीज समझा देता हूं यहीं पे ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। पैरेललोग्राम भी चार साइड आपके पास एक फिगर आती है चार साइड्स की, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर जनरली पैरेलल, ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला पैरेलल होंगे, दे आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। ये वाला साइड और ये वाला साइड जिसे हम बोलेंगे कि अपोजिट साइड्स जो होंगे, इसके अपोजिट साइड्स आर बेसिकली पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, एंड इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी बेटा इसकी बराबर होती है, अपोजिट एंगल्स भी इसकी बराबर होती है, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, आर आल्सो इक्वल एज वेल, आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और उसके बाद देखिए आपका पैरेललोग्राम के बाद अगर हम बात करेंगे, आपकी रेक्टेंगल जो है बेटा वो भी एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, दैट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। अगर रोम्बस की बात की जाए वो भी एक पैरेललोग्राम है, जिनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं ट्रेपेजोइड के अंदर। देखिए बेटा ट्रेपेजियम में बहुत सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ट्रेपेजियम के बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं। बेसिस जो होती है हमेशा पैरेलल साइड्स होते हैं और लेग्स जो होते हैं इसके हमेशा नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। सम ऑफ एंगल्स जो है वो इंटीरियर एंगल का 360, एक्सटीरियर का भी 360। फार्मूला जो होता है बेटा इसका एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, 1/2 ऑफ a प्लस बी इंटू एच। देखिए अगर मैं इस साइड को a रख दूं और इस साइड को b रख दूं, अच्छे से ध्यान रखना, a और b, और ये साइड बेटा मैं h रख दूं, ये इज बेसिकली द हाइट, अच्छे से ध्यान रखना, दिस इज द हाइट, और मैं यहां से इस डायगोनल को कनेक्ट कर देता हूं। Is it right? Now, if you have to find out the area of this particular triangle, ध्यान रखिएगा, area of triangle किसके बराबर होता है, मैं I'm naming it as A, B, C and D, A, B, C and D। तो ये मेरे पास A, B, C triangle हो जाएगी 1/2 ऑफ, ठीक है, 1/2 ऑफ बेस। बेस कितना है बेटा, आप बोलोगे सर B है, इनटू H, H कितना है बेटा, इसकी हाइट है। तो दूसरी जो ट्रायंगल है बेटा ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ग्राउंड से यहां से उठी है और ये वाली ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का भी हाइट बेटा यही रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसी चीज है कि इसका अल्टीट्यूड कभी कभार ट्रायंगल के बाहर हो सकता है। जैसे मान के चलो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, तो क्या ग्राउंड से इसकी हाइट यही होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राउंड से कितनी दूर है,
तो ये अगर मान के चलो बेस है तो ये इसकी हाइट, तो हाइट कभी इसके बाहर भी होती है। यहाँ अगर इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो ये वाली ट्रायंगल इसके बाहर है। इज इट राइट? तो यहाँ पे हम बेटा एक बात करेंगे, तो इसका बेस मैंने क्या ले लिया, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इसे हम ले सकते हैं 1/2 ऑफ a इंटू एच। इज इट राइट? नो, 1/2 ऑफ a इंटू एच। ठीक है बेटा। अब हम एक काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल रखने के लिए चीजों को, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। मैंने देखा 1/2 और h ऑलरेडी आपके पास अंदर है, तो 1/2 और मैंने h को कॉमन ले लिया, तो इसमें बेटा क्या बचा आपके पास b, और दूसरे में आपके पास क्या बचा a। तो ये एक सिंपल प्रूफ हो जाएगा बेटा आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। और ए भी इसमें क्या है बेटा, पैरेलल साइड्स हैं, तो ये आपका एरिया भी जो है वो याद रहेगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है आगे पूछे जाएंगे। तो काइट के बारे में मैंने सारे की पॉइंट्स वहां डिस्कस कर रखे थे ऑलरेडी। तो अब देख लीजिए, a quadrilateral with two distinct pair of adjacent sides which are equal in length are actually called as quadrant, यानी कि ये वाला पार्ट ये इक्वल, ये वाला पार्ट और ये इक्वल। One diagonal between the pairs of the equal angles bisect the other diagonal at right angles, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बात चुका हूं। Diagonals are perpendicular to each other 90 डिग्री का। एरिया इसका क्या होता है बेटा, 1/2 ऑफ diagonal 1, 1/2 ऑफ diagonal 1 into diagonal 2। ठीक है, 1/2 ऑफ diagonal 1 into diagonal 2। तो बेटा करेंगे क्या, हम इसको काम यहां से हम छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ गए आप बात? तो यहां पे अगर देखो, ये मैंने एक मान के चलो यहां से एक हाइट ले लिया, जिसे मैं मान के चलो d ले लेता हूं। ठीक है, लेट्स से इट्स d नाउ। और अगर यहां से भी हमने एक हाइट ले लिया तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास, ये आपकी डायगोनल 1 हो गई और ये वाली आपकी डायगोनल 2 हो गई। ठीक है, तो ये जो है इसका एरिया, पार्टिकुलरली ये वाला जो है आपके पास एरिया, जो कि एक्चुअल में दो ट्रायंगल्स के बीच में कटा हुआ है। तो आप इजीली इन दो ट्रायंगल्स का उपयोग करके या यूज करके इसकी जो हाइट है वो बेसिकली निकाल सकते हैं। दैट इज नथिंग, अगर मैं यहां से देखता हूं 1/2 ऑफ दिस बेस इनटू हाइट, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और 1/2 ऑफ बेस अगेन इनटू दिस हाइट। देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट निकालूं तो प्रूफ इसका कैसे हो जाएगा, 1/2 ऑफ, यानी कि 1/2 ऑफ बेस। लेट अस से दिस इज द डायगोनल, ये वाली डायगोनल है। ठीक है, और ये बाइसेक्ट हो रही है। लेट अस से दैट डायगोनल 1 का आधा पार्ट ये है और ये डायगोनल 1 का आधा पार्ट है। समझ रहे हो बात? ठीक है, और इसे मैं बेस मान रहा हूं, जो कि मेरे पास डायगोनल 2 है। समझ गए अच्छे से? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बेटा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 ऑफ बेस मैंने डायगोनल 2 ले लिया इनटू d1, प्लस में क्या करूंगा बेटा, अब इस ट्रायंगल के लिए 1/2 ऑफ d2 एंड प्लस में क्या कर दूंगा बेटा, इनटू d1। ठीक है, तो मैंने क्या देखा बेटा, ये जो दो चीजें हैं हमारे पास, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इस हाफ का डायगोनल और इसका हाफ, यानी कि d2 इंटू d1, ये दोनों एक्चुअली d1 और d2 जो है ये एक्चुअली आपके पास एक डायगोनल आ रहे हैं। तो दीज आर द वैल्यूज, ये जो है हमारे पास d1 और d1, ये एक्चुअली अगर मैं यहां से देखिए 1/2 ऑफ, मैंने क्या किया 1/2 और d2 को मैंने यहां से कॉमन ले लिया, जो कि मेरा दूसरा वाला d2 है। अंदर क्या बचेगा बेटा, d1 और प्लस d1, और मैंने इसको क्या रखा है, इसको भी d1 इसको भी d1, दोनों को ऐड कर देंगे बेटा हम। ठीक है, तो ये d1 की जो लेंथ है बेटा, ये तो हमारा दूसरा डायगोनल है, जो कि डायगोनल 1 पूरा कंप्लीट डायगोनल जो है वो आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा एरिया हो जाएगा 1/2 ऑफ डायगोनल 2 इंटू डायगोनल 1 या डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बात बिल्कुल सही है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद की पॉइंट्स के अंदर टू पेयर्स ऑफ एडिसेंट साइड्स आर इक्वल, एंगल्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, जो मैंने आपको बता दिया था कि ये दो एंगल्स आपस में हमेशा से इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा आपके पास काइट की। तो जाइए उड़ाइए काइट, और लेकिन इन एंगल्स का बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एंगल्स जो है आने वाले समय में आपके बहुत काम आएंगे, जब समेटिव असेसमेंट का एक की लर्निंग का पेपर आपके सामने पूछा जाएगा। उसके बाद आता है बेटा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बाय द नेम सजेस्ट दैट कि इसके सारे ही साइड बेटा पैरेलल होंगे, सारे साइड सर चारों के चारों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो सर, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, पैरेललोग्राम के अंदर बेटा दो अपोजिट पेयर जो होंगे हमारे पास, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले ही ए क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स बेसिकली बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बेटा, डायगोनल का बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है,
कि अगर ये एक कंप्लीट डायगोनल है और ये एक कंप्लीट डायगोनल है, आपके पास एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और डायगोनल कहीं ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा, समझ गए बात को? क्लियर हो रहा है ना? तो जब दो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब होता है ये वाला पार्ट इसके बराबर है, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, एंड सेकेंड इज डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। सो दीज आर बेसिकली इक्वल टू ईच अदर। समझ गए बात को? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरी बात, अपोजिट साइड्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स बोथ पेयर। देखिए अब यहां पे बेटा ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल और सी, आपके पास जो एंगल ए और एंगल सी होता है बेटा, एंगल ए और एंगल सी हमेशा से आपस में बराबर होते हैं, और इस तरह से एंगल डी जो है बेटा, ये भी आपके पास एंगल बी के बराबर होता है। सो दिस, अगर मैं देखूं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, आपने 7th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा कि अगर एक पैरेललोग्राम है, एक दो पैरेलल लाइंस है और उसके बीच में से एक ट्रांसवर्सल डला है, तो यहां पे बनने वाला एंगल और यहां पे बनने वाले एंगल का सम कितना होगा? ठीक है, 180, जिसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, और एंगल्स को को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। तो बेसिकली अगर मैं ए और डी की बात करूं, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी जो है बेटा वो है 180 के बराबर। एंड सेम वे अगर मैं बात करूं बी प्लस सी की, एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये भी बेटा बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेटा बी सी की या सी डी की, एंगल सी प्लस एंगल डी, तो ये भी बराबर है बेटा 180 के। और इस तरह से मैं अगर ए और डी की बात करूं, बी और सी की बात करूं, सी और डी की बात करूं, तो ये जो सारे एंगल्स हैं बेटा, ये सब का सम जो है 180 के बराबर होता है। दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और फार्मूला क्या है बेटा इसके लिए? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए ये कौन सी हाइट की बात कर रहा है, ये इस साइड की बात नहीं हो रही है, ये इस परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है। जो यहां पे आप डालेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हाइट जो है वो कहलाएगा, ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा। जो हाइट हम उसके मानते हैं जनरली, परपेंडिकुलर हाइट वो होती है जो आपको ग्राउंड से किसी चीज की ऊंचाई बताए। जैसे मान के चलो मैंने एक लाइन कुछ यूं खींच दी, ये स्लैंट हाइट है, मुझे कोई पूछ रहा है भाई इस लाइन की लेंथ कितनी है, तो लेंथ तो मैं बता दूंगा ये लंबाई इतनी है। लेकिन कोई पूछेगा हाइट कितनी है, तो हाइट बेटा ग्राउंड पे तो ये यहाँ पे टच हुई थी, तो मतलब ग्राउंड कुछ ऐसा होगा साथ में। तो अब इसकी ग्राउंड से कितनी दूरी है ना बेटा, ये इसकी हाइट कहलाई जाएगी, तो ये इसका यहाँ पे हाइट होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड जो है करता। तो ये हमारे पैरेललोग्राम के बेसिक चीजें होती हैं। और नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, चलिए अगर हम एक्सरसाइज की बात करें बेटा, गिवन इज अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और द प्रॉपर्टी यूज्ड। आपके पास एक बेटा पैरेललोग्राम दे रखा है और आपको यह बताना है कि AD किसके बराबर होगा। देखो बेटा AD आपके पास एक साइड है जो कि BC के बराबर होगा, तो अब यहां पे क्या करेंगे काम, BC लिख देंगे एंड लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल। बोलोगे सर बहुत बहुत आसान है। एंगल DC और B, देखिए बेटा एंगल D है, एंगल C है और B है, मतलब ये सारे एंगल की बात हो रही है। ये किसके बराबर होगा बेटा? अपोजिट इस वाले एंगल के, एंगल DA और B के। DCB is exactly equal to angle DA and B, so that is also opposite angles, यहाँ साइड्स की जगह opposite angles of पैरेललोग्राम। भाई बात कुछ समझ नहीं आ रही है सर? अभी तो बताया था कि अपोजिट एंगल्स जो है वो उनका सम एग्जैक्टली दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमें बताना है सर OC किसके बराबर होगा। मैंने आपको बताया था डायगोनल OC जो है, अगर दूसरी डायगोनल पड़ेगी तो इसको दो इक्वल पार्टों में बाइसेक्ट करेगी, यानी कि डिवाइड करेगी। अगर यहां से यहां तक OC है तो ये OA के बराबर हो जाएगी बेटा, OA के बराबर हो जाएगी। अब पूछ रहा है M। देखिए जब भी किसी एंगल के पीछे ये M लिखा जाए, M एंगल DAB, तो मतलब ये पूछ रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस M मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। देखिए दोनों एंगल एक D पे बन रहा है और एक A पे। देखिए एक तो ये एंगल रहा बेटा आपका और दूसरा ये वाला एंगल रहा, तो इन दोनों ही एंगल्स का जो सम है बेटा वो होगा 180 डिग्री, because they are supplementary angles,
क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पे चेप सकते हैं, बता सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बात आई होप अच्छे से क्लियर हो चुकी है, अच्छे से समझ भी आ चुकी है, तो बहुत लंबी कहानी तो है नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x, y एंड z। प्रॉपर्टीज भाई यूज करनी है और छक्के छुड़ा देना है, ठीक है। सबसे पहले आप कहोगे सर कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 100 और सामने लिख दोगे कि एग्जैक्टली सर के अपोजिट एंगल्स आर बेसिकली इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल होता है। और हम x और z की सर बात करते हैं, तो अभी तक हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ चुका है बेटा, उसमें मैंने एक चीज देख रखी है कि यहाँ पे D पे एंगल जो था y का वैल्यू 100 है, B पे जो एंगल है बेटा 100 है। अब देखो हमारे पास जो दूसरे दो एंगल्स बचे हैं, उन दो एंगल्स में एक z है और एक x है, और आप अगर ध्यान रखोगे x और z दोनों बेटा आपस में बराबर हैं, और इसके लिए भी सेम यही रीजन आप चेपेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बेसिकली इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के बेटा वो इक्वल है। अगर बेटा मैं यहां पे बात करूं अपोजिट एंगल्स की, ठीक है, तो मेरे पास बेटा ये A है और ये B है। अब मैं एक काम करता हूं, अगर x और z दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं कि अगर मैं यहां पे बात करूंगा x प्लस वाई प्लस z प्लस B पे जो एंगल बन रहा है 100, इन सब का सम बेटा कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। क्योंकि अगर मैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की यूज करूं, ठीक है, पैरेललोग्राम की यूज करूं, तो वो कितना आना चाहिए मेरे पास, वो आएगा आपके पास, दिस इज बेसिकली द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है, ठीक है। तो अब समझ गए। अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि x और z दोनों आपस में बराबर हैं और y का वैल्यू 100 के बराबर है। क्या x और z अगर दोनों आपस में बराबर हैं, क्या इस x को मैं ऐसे ही रख देता हूं और प्लस y मुझे पता है 100 का वैल्यू है जो कि हमने यहां लिख रखा है, z की जगह भी बेटा मैं वापस x ही लिख देता हूं एंड प्लस जो 100 है उसे अपनी जगह पे रखता हूं एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पे देखेंगे x और x आपके पास बेटा 2x हो जाएगा, 100 और 100 आपके पास 200 हो जाएगा एंड यू विल गेट एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x हमारे पास हो जाएंगे 360 माइनस ऑफ 200, ये 200 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 200 आपके पास जो 2x का वैल्यू है बेटा वो आ जाएगा आपके पास 160, और यहां से देखिए 2 1s आर 2 8s आर 16, 2 0s आर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो x का वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 80 डिग्री। तो आप एक चीज तो समझ गए बेटा कि अगर ये 80 है तो आपका z भी कितना होगा बेटा 80 होगा। तो y का वैल्यू हमने 100 ले लिया, x का वैल्यू भी 80 है और z का वैल्यू भी 80 है। समझ गए बेटा बात को, आगे बढ़ता। यहां से एक और चीज भी आप इस्तेमाल कर सकते थे इसमें, अगर आपके पास ये वैल्यू 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का भी आप यूज कर सकते थे कि y प्लस z का जो वैल्यू है वो है 180 सर, तो z आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस ऑफ 100, सो उससे आप 80 निकाल सकते थे। ये आपके लिए थोड़ा आसान भी हो जाता, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया इस चीज को। और यहाँ अगर ये 100 है तो ये ऑब्वियसली 80 होगा बाय द एडजेसेंट एंगल्स कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Consider the following parallelogram and find the values of unknown x, y and z. Again, the same parallelogram दे रखा है। देखिए बेटा x और 50 का वैल्यू, x plus 50 is exactly equal to 180, तो हम बोलेंगे कि they are basically the adjacent angles, और adjacent angles are supplementary. Adjacent angles in parallelogram, ये लिखोगे कंडीशंस एग्जाम्स में बहुत अच्छे से, are सप्लीमेंट्री, तो ये याद रखोगे बेटा। x प्लस 50, तो सर x का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस ऑफ 50 डिग्री, तो x इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप समझ सकते हो। सेकंड इज, अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा y के,
मुझे पता है अब मेरे पास x आ चुका है, तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं बेटा वो आपके पास इक्वल होता है। तो अगर आपके पास x 130 है तो आपके पास बेटा y भी 130 होगा। तो आप लिखोगे x is exactly equal to y because they are opposite angles of parallelogram. Opposite angles of parallelogram आर इक्वल। तो सामने रीजंस बेटा सामने लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हो कि मेरे पास ये जो x है और ये जो z है, दे आर अल्टरनेट। अगर हम बात करेंगे अल्टरनेट, वन इज इंटीरियर अनदर इज एक्सटीरियर, ठीक है, बट दे आर एग्जैक्टली द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये लाइन पैरेलल है तो x और z का दोनों का वैल्यू, जो z है आपके पास बेटा, वो भी आपके पास कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 100 एंड देखिए मेरे पास x और ये अगर 50 है तो अंदर वाला एंगल बेटा कितना आ जाएगा, 50 आएगा। तो क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, अगर ये 50 है तो ये 50 रहा। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 होता है। और 50 और z, अगर z 50 है तो आपके पास z भी बेटा 130 ही आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज यहां पे आप बोल सकते हो कि बिकॉज द गिवन फिगर इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम, या आप सिंपल अगर रीजन लिखना चाहो कि z प्लस 50 जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी आप लिख सकते हो, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। नाउ z इज आल्सो 130 डिग्री। तो कहानी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। तो चलिए बात करते हैं अब पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो यहां पे सेम वही है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x, y एंड z। सेम कहानी है। अगर यहां पे हम ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका हम एक्चुअल में यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे पास अगर आप ध्यान रखिएगा ये 90 है, तो आपका x कितना हो गया, तो आप बोलोगे x इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मतलब आपका x 90 हो गया, और अगर आपका x 90 है तो ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो इससे आप y निकाल सकते हैं। नाउ आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 30 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180, यानी कि इस ट्रायंगल में मैं एक्चुअली एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास x का वैल्यू मैंने आपको बता दिया, दैट इज 90 प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 30 डिग्री इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 90 और 30 का सम 180 हो जाता है, तो इसको अगर सम को उधर ले जाएंगे तो आई विल गेट 180 माइनस ऑफ 120। सो आपका आंसर जो होगा y के लिए दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 60 डिग्री। तो y का वैल्यू आपके पास आ गया। अब बचा हमारे पास z। देखिए z का ये वाला एंगल आपके पास कितना है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हैं, अगर ये हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है तो यहां से आपके पास एग्जैक्टली बाकी जो लाइंस हैं दे आर ऑल द लाइंस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये लाइन है पैरेललोग्राम्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे तो ये वाला लाइन एज अ ट्रांसवर्सल काम करेगा, और अगर आपका ये वाला एंगल y है तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं z इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज the reason is not the vertically opposite angles but alternate interior angles are equal। तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो alternate interior angles क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो यहां होता है हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यूज। कहीं सेम कहानी चल रही है। देखो अगर ये 80 है और ये हमारे पास पैरेललोग्राम दे रखा है तो y का वैल्यू भी 80 होगा। यू कैन राइट दैट y इज आल्सो इक्वल टू 80 डिग्री। द रीजन इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। यानी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर बेसिकली इक्वल। तो ये है आपके पास रीजन। दूसरा आप ध्यान रख सकते हो, जितना भी एंगल यहां पे बनेगा बेटा, जितना भी एंगल यहां पे बनेगा, ठीक है। और यहां पे दो सिचुएशंस है हमारे पास, अच्छे से समझो। ये x है तो इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल भी x ही होगा। तो ऑब्वियस है आपके पास y का वैल्यू xt है। नाउ आई विल यूज दैट y प्लस यानी कि 80 प्लस x प्लस x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1
360। तो मैंने यहाँ क्या यूज किया, मैंने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। और मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y का वैल्यू भी कितना है आपके पास, ऑलरेडी 80 है। तो 80 प्लस 80 इज एग्जैक्टली इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस एक्स हो जाएगा 2x के बराबर, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ 80 और 80 आपके पास 160 हो जाएगा। 160 प्लस 2x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360। तो आपके पास 2x का वैल्यू जो है, अब अगर 160 को उस तरफ ले जाएंगे तो इट विल बी 360 माइनस ऑफ 160। तो आपके पास बचा 2x एग्जैक्टली इक्वल टू 200, और आपका x का वैल्यू बेटा आ जाएगा 200, और ये 2 जो जहां मल्टीपल में है डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1s आर एंड दैट बिकम्स 100। तो मतलब x का वैल्यू भी आपके पास आ रहा है 100। अब सर ये तो सारा हो गया, x का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, y का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, सर z कैसे निकालेंगे? तो अगर ये वाला बेटा 100 है तो ये यहां स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z प्लस 100 is exactly equal to 180 using the concept of LP means that linear pair। तो अगर आपके पास z का वैल्यू आपको चाहिए तो वो होगा 180 माइनस ऑफ 100, तो ये आपके पास बेटा हो जाएगा z इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। नाउ मूविंग टू द पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे, हमारे पास एक बेसिकली एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिवाइव कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक डायगोनल है और ये आपके पास 40 डिग्री दे रखा है, और दिस वन इज 112 डिग्री। आपको x और y का वैल्यू जो है वो चेक करना है, और इसके जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये वाला वैल्यू जो है वो z है, और ये वाला वैल्यू जो है हियर इट इज x एंड दिस वन इज हियर y। अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेरे पास जो भी वैल्यू आएगा आपके पास, क्योंकि एग्जैक्ट में y आपका किसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप लिखेंगे y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 112 डिग्री। और उसका रीजन यही है कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं बेटा पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एग्जैक्टली इक्वल, तो ये इसका एक रीजन है, ठीक है। अब आपके पास y का वैल्यू पता चल के आ गया, तो y आपका निकला 112। तो हम इस वाली ऊपर वाली ट्रायंगल में, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और हम लिखेंगे कि 112 जो कि y का वैल्यू है, प्लस 40 डिग्री जो कि आपके पास z के ऊपर वाला एंगल है, और प्लस जो है आपका x, इन तीनों का सम होगा बेटा 180, क्योंकि यहां हमने ASP किसकी यूज की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये हमने यूज किया यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास इन दो का सम जो है ये हो जाएगा 152 डिग्री, यानी कि 40 प्लस 112 प्लस ऑफ x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस ऑफ 152 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, 10 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 8 बच गया। तो यहां से हमारे पास 7 में से 5, तो आपके पास बचेंगे 2। तो यानी कि आपके x का वैल्यू जो है बेटा वो आ रहा है 28, और सेम आपका x और z एग्जैक्टली आपके पास बराबर है। x इज, या तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू z, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी एक लेसन के अंदर पढ़ रखा है। तो ये चीज आप याद रखोगे, अगर आपका x 28 है तो z का वैल्यू भी 28 डिग्री ही होगा। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर। और इसमें से एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे अच्छे से, और इन पार्ट्स को अच्छे से रिवाइव करिएगा और अच्छे से याद करिएगा। नाउ कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, हमें बताया जा रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है ABCD, देखो जब भी आप नेमिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल करते हो, तो मान के चलो मैंने यहां से अपना रास्ता स्टार्ट करा, तो A से मैं कहां गया, B से, फिर उसके बाद C, उसके बाद D। आप अल्फाबेटिक ऑर्डर को हमेशा से फॉलो करते हुए चलोगे, ठीक है। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें बताया जा रहा है कि अगर आपका D और B का सम, यानी कि इन दो का सम, एंगल B और एंगल D का सम आ जाता है 180 डिग्री, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास अगर एंगल D
और एंगल बी का सम आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंगल डी और एंगल बी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ एंगल बी की जगह भी एंगल डी, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 180 है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी विल बी इक्वल टू 180। तो आपके पास एंगल डी जो हो जाएगा वो होगा 180 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि एंगल डी और ए दोनों 90 हो सकता है, इट्स पॉसिबल। और यहां पे अगर मैं ए और सी का वैल्यू देखूं तो पॉसिबली इन दो का वैल्यू अगर हमारे पास 180 आ रहा है, तो इन दो का वैल्यू हमारे पास भी 180 आना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास नहीं दे रखा, हमारे पास सिर्फ ये दे रखा है कि एंगल डी प्लस एंगल ऑफ बी 180 है। तो क्या इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है? देखो बेटा, इसके चांसेस तो हैं क्वाड्रिलेटरल होने के, लेकिन हमारे पास ये सी और डी का वैल्यू जो है हमारे पास, यानी कि अगर डी और बी आपके पास दे रखा है, ए और सी का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो हमें एक चीज तो समझ आ रही है कि एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू भी 180 ही आएगा। लेकिन अगर हम ध्यान रखें तो इसका मतलब यह है कि आपका एंगल ए और एंगल सी भी सेम 90 डिग्री ही होना चाहिए, तब ये जाके पॉसिबल है। तो ओनली अगर आपके पास इतना कंडीशन दे रखा है कि एंगल डी प्लस ऑफ एंगल बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, सो ये काफी नहीं है इस ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। तो एक चीज का ध्यान रखोगे आप, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, या आप लिखोगे एंगल D प्लस ऑफ एंगल B गिवन कंडीशन is not sufficient to prove ABCD as a parallelogram, as a parallelogram। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आई बात समझ? नेक्स्ट है हमारे पास कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम इफ AB इज इक्वल टू DC। अब हमारे पास है AB और CD, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। अब मैं कुछ ऐसे ले लेता हूं AB और CD। अगर AB बराबर होगा DC के, इफ AB यानी कि AB और DC आपस में बराबर दे रखे हैं, और इन दोनों का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस वन इज आल्सो 8 सेंटीमीटर। अच्छे से देखो, AD इज 4 एंड BC इज 4। AD इज 4 और BC आपका 4.4 है। देखो बेटा, दो साइड तो आपस में इक्वल आ रहे थे, लेकिन ये दो साइड जो है आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। नो इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं। Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle A is 70 degree and angle A is 65 डिग्री? तो एक बार फिर से आप पैरेललोग्राम बना लोगे, आप एंगल्स लिख लोगे ABCD, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर को आप हमेशा फॉलो करते रहेंगे। हमें बताया जा रहा है कि एंगल A का वैल्यू 70 डिग्री है, और एंगल C का वैल्यू बेटा 65 डिग्री है। देख लो, हमको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो 70 इज नॉट इक्वल टू 65, सो हम कहेंगे नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को? अब नेक्स्ट कहानी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास बेटा? एक रफ स्केच आपको बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, जो कि पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन दो एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर आपने कल अच्छे से याद रखा था, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ अ काइट, काइट में बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है एग्जैक्टली आपस में सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैंने दो एंगल्स रख दिए जो कि सेम है, तो सिंपली वे में ABCD इसका एक एग्जाम्पल जो है वो काइट हो सकता है, जिसमें B और D आपस में इक्वल है और A और C नहीं हो सकते। तो आप ऐसा लिख सकते हो, सिंपल एग्जाम्पल इसकी जो है वो काइट हो सकती है। काइट कैन बी द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, काइट इसका एक सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है, और आप ये रफ स्केच ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच। देखिए, हमारे पास है बेटा एक पैरेललोग्राम। क्या है? एक पैरेललोग्राम जिसका नाम है AB, C और D।
और यहां मान के चलो दो एंगल्स हैं, एक एंगल x है और एक एंगल y है। लेकिन ये बता रहा है कि ये दो एडजेसेंट होती है। एडजेसेंट कौन सी एंगल्स होती है? जो कम से कम एक कॉमन साइड को शेयर करेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेट x एंड y be the two adjacent angles, be two adjacent angles, two adjacent angles, two adjacent angles। देखो बेटा, अगर आपके पास इसका रेशियो दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, हम लिखेंगे हियर x and y are in the ratio of x and y are in the ratio of x and y are in the ratio of in the ratio of 3:x, 3:2। यानी कि अगर ये एंगल 3 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स आएगी उसके। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास, देखिए ध्यान रखिए रेशियो का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहां पे इस एंगल की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल, ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल बेटा आपके पास x है, या मान के चलो 3:2x है, तो अगर ये 3x है तो ये वाला 2x होगा। ये एक्चुअल में हमें ये कह रहा है, यानी कि ये 3 टाइम्स ऑफ सम क्वांटिटी है और ये 2 टाइम्स ऑफ सम फिक्स्ड क्वांटिटी है। तो हम इसमें एक काम भी कर सकते थे, हमने इसमें लेट को आप हटा सकते हैं एंड लेट मेक इट मोर सिंपल एंड इजियर। उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, लेट द रेशियो बी एक्स, सिंपल, लेट द रेशियो बी एक्स। और अगर आपने रेशियो को ही x कर लिया तो आपके पास जो दो एंगल्स आएंगे बेटा वो होंगे 3x:2x, जो कि आपके पास होगा, देखिए 3x और हम अगर प्लस करते हैं 2x को, तो इन दो एंगल्स का सम आएगा बेटा 180। तो 3x और 2x आपके पास हो जाते हैं 5x, 5x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू आपके पास आएगा 180 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 3s आर 15, 3 आगे जाएंगे तो 5 6s आर 30। तो आपका x का वैल्यू आ रहा है बेटा 36। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां पे एंगल बनेगा वो किसके बराबर है, 3x के बराबर। सो 3 इंटू एक्स, हमें पता है x का वैल्यू 36 है, तुम्हें पता है 36 है। 3 6s are 18, 3 3s are 9 and 1 that is 10, 108। तो बेटा C पे जो एंगल बनेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो वो 108 होगा। अब दूसरा एंगल है हमारे पास 2x, अगर ये 2x है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल है 36 के बराबर है, तो दैट इज 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 36। तो बेटा ये वाला एंगल होगा आपका 72 डिग्री। तो आप कहोगे सर अगर ये 72 डिग्री आया तो इसका अपोजिट भी 72 डिग्री ही होगा। दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली डन। समझ गए बात को? लेट्स मूव अहेड। Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. Is it right? So let's understand one thing. मेरे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिनके एडजेसेंट एंगल्स का सम दे रखा है, यानी कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, A D है। तो आप इसको एग्जाम में लिखेंगे, लेट ABCD be a parallelogram, ABCD be a parallelogram, parallelogram। ठीक है, सबसे पहले, और हमें बताया गया है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के हैव इक्वल मेजर। एडजेसेंट एंगल ये और ये हो गया, इसका मतलब अगर इनका इक्वल मेजर है, लेट टेक दिस एज x, दिस एज x। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि x प्लस x दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180, ड्यू टू द रीजन कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो x प्लस x बेटा 2x हो जाएगा, सो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 180 डिवाइड बाय 2, जो कि होगा 90। तो मतलब अगर ये 90 है तो इसका अपोजिट 90 है, और ये 90 है तो इसका अपोजिट भी 90 है। तो पॉसिबली एक रेक्टेंगल हो सकता है ये। तो ये आप मान के चल सकते हैं सारे एंगल्स का सम जो है वो 90 आएगा। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजेसेंट फिगर होप जो आपके पास दे रखी है HOP एंड E इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर x, आपको x का मेजरमेंट निकालना है, और y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड टू फाइंड देम। बहुत आसान है। देखो बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि आपके पास ये जो z और y का सम है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का आप यूज करके लिख सकते हैं कि x और y और z का सम 70 आ रहा है। तो ये चीज आपके पास एक क्लियर हो जाएगी।
और दूसरी चीज आपके पास ये आ सकती है कि 70 अगर ये बाहर का एंगल है, तो सबसे पहले यहां पे लेट्स टेक दिस एंगल एज एंगल ऑफ ए, इज इट राइट? इसको मैंने एंगल ए ले लिया। तो देखो सबसे पहले एंगल ए प्लस ऑफ 70 डिग्री, यहां पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अगर बाहर वाला एंगल ये 70 है तो अंदर वाला कितना होगा, ए। तो इसको मैंने ए रख दिया है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, 180 माइनस ऑफ 70 डिग्री। तो आपके ए का वैल्यू आ रहा है एग्जैक्टली इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ रहा है 110। और अगर ए का वैल्यू 110 आ रहा है बेटा, तो एक चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके पास एक चीज तो पता चल के आ गई कि ए आपके पास 70 है, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि मेरे पास कुछ कंडीशंस दे रखी है। अगर इसको मैं एज अ पैरेललोग्राम ले लेता हूं अपनी लाइन पीओ को, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, और अगर बाहर वाला एंगल 70 है तो y के साथ कंप्लीट एंगल जो बनेगा इसको 70 बना सकते हैं, बट इट विल बी अगेन अ ह्यूज एंड अ लेंथी प्रोसेस एज वेल, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, और हमें एक चीज पता है। दूसरी चीज में क्या लिखूंगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से, y प्लस z का सम होगा बेटा 70 डिग्री। क्यों? मैंने आपको पढ़ाया था एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होती है तो अंदर के दो एंगल्स के बराबर होती है, ये वही कहानी है। और y प्लस z का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। लेकिन आप ध्यान रखोगे y प्लस z प्लस a जो है बेटा, ये आ रहा है एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि a तो आपको पता है और y प्लस जेड का भी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो आप यहां से दो चीजें और फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपके पास क्या हो सकती है, देखिए a आपको मिल गया 110 डिग्री, ठीक है। और उसके रेस्पेक्ट में आप डायरेक्टली जाके x का वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू भी पैरेललोग्राम में है। तो यहां से इसको और शॉर्ट बनाते हुए हम लिख सकते हैं कि y प्लस जेड अगर आपके पास, अब आपके पास a का वैल्यू पता है, इफ a is सेम एज x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास अब दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। मेरे पास क्या दो सिचुएशंस हैं कि x का वैल्यू 110 है और इसका भी वैल्यू 110 है। अब मुझे पता है कि मेरे ट्रायंगल में दो एंगल्स बचते हैं, एक बचता है z प्लस 40 और एक बचता है y प्लस सम एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम बेटा किसके बराबर होगा, अगर ये 110 है, ये 110, 220 इसमें से आ जाता है। अब 360 में से मेरे पास कितना बचेगा, 140। यानी कि एग्जैक्टली अगर आप ध्यान रखोगे तो z प्लस 40 जो है, ठीक है। देखिए ये आपके पास पैरेललोग्राम था, इसका ये एंगल 110 है, ये एंगल 110 है। हमें पता है कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों का सम अब कितना होगा, 110 तो 110 आ गया आपके पास 220। तो ये जो दो एंगल्स होंगे बेटा, चाहे इसको हम अलग भी ले लें कोई मसला नहीं, x और y का सम अब कितना होगा, x प्लस y का सम होगा बेटा टोटल 360 में से अगर आप 220 माइनस करोगे तो x प्लस वाई का सम जो है वो आ जाएगा आपके पास 360 माइनस ऑफ 220, वो आ जाएगा 140। मतलब इंडिविजुअल एक एंगल, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो आपके पास एक एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इस पार्टिकुलर एक एंगल का वैल्यू जो है आपके पास वो आना चाहिए किसके बराबर, मान के चलो ये मैंने इस x और y की बात कर रहा हूं, उसके साथ रिलेट नहीं करना है इसको। x का वैल्यू आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां से आप इसको ले सकते हो 70। तो यहां से आपको इसका मतलब ये हुआ 40 और z का वैल्यू जो है आपके पास बेटा, 40 और z का वैल्यू जो है, या दो तरीके हैं, या आप ऐसे समझो या इसको और सिंपल अगर आप बनाना चाह रहे हैं। देखिए मेरे पास एक चीज तो पता चल गई, अब मैं यहां पे एक चीज लिख सकता हूं कि हमारे पास, इसका रीजन मैंने मेंशन किया आपको कि ये A110 कैसे आया, इसमें हमने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और ये कैसे a प्लस 70 180 के बराबर आया, और यहां पे हमने बेटा यूज किया लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को। देखिए x प्लस 40 प्लस z, यानी कि ये सारा एंगल जो यहां पे है, एक तो x ये वाला एंगल और एक तो ये वाला सारा एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम होता है 180। तो हम इसके सामने लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां से आपको बेटा एक चीज मिलके आ जाएगी कि x प्लस जेड जो है हमारे पास, तो यहां से आप क्या करोगे, x
हमारे पास x का वैल्यू ऑलरेडी पता है। x कितना है हमारे पास? x का वैल्यू है 110 डिग्री प्लस ऑफ 40 प्लस ऑफ z इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बेटा आप इन दो का सम करेंगे तो वो 150 आ जाएगा। तो z का वैल्यू 180 माइनस ऑफ 150 हो जाएगा। तो z विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपके पास z का वैल्यू जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से जहन में रखिएगा कि कैसे हमने x, y और z के वैल्यूज जो है वो निकाले। ठीक है, अब हमें जब मेरे पास ये पता है, नाउ अगेन आपको एंगल सम प्रॉपर्टी y के लिए यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अब z प्लस वाई प्लस ए जो है बेटा, या अगर हम ध्यान रखेंगे यहां से मैंने यहां एक कंडीशन लिखा था कि आपका जो z और y का वैल्यू है, z प्लस वाई जो है बेटा ये आता है 70 के बराबर। और इसके लिए मैंने क्या यूज किया था? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मुझे पता है कि एक एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होती है। अब z का मेरे पास 30 वैल्यू आ चुका है प्लस y इज इक्वल टू 70। तो यहां से बेटा y का वैल्यू आ जाएगा, ये 30 इस तरफ माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 30 इज 40 डिग्री। तो ये आपके y का वैल्यू हो जाएगा, y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ मूविंग अहेड, question number 8, the following figure GUNS and RUNS, is it right? GUNS हमारे पास है R parallelograms, find x and y, lengths are in centimeters, lengths are in centimeter। बहुत सिंपल है बेटा, अब अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ पहला पार्ट, मुझे पता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए 3x जो कि आपका साइड ये वाला आ रहा है, देखिए 3x ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड के बराबर होगा। तो 3n इज इक्वल टू 18, 3x इज इक्वल टू 18। तो यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 आर 18। तो यानी कि x का वैल्यू कितना है बेटा? 6। और अगर x का वैल्यू 6 है तो इसका मतलब है अपोजिट साइड का वैल्यू आपके पास आ गया, x का वैल्यू आपको बताना था। और यहां से देखिए 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो हम लिखेंगे 3y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 26। और रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो 3y इज नथिंग बट इक्वल टू 21, ये माइनस उतर जाएगा तो 26 प्लस 1 हो जाएगा। 3y आपका वैल्यू आ जाएगा 27। तो आपके पास ये जो y का वैल्यू है बेटा ये आ जाएगा 27 अपॉन 3, 3 9s आर 27, 3 9s आर 27। सो ये x का जो y का वैल्यू हो जाता है तो ये एग्जैक्टली 9 के बराबर हो जाता है, y इज एग्जैक्टली इक्वल टू 9। तो इसका मतलब है y का वैल्यू हमने पता कर लिया और हमने x का भी वैल्यू पता कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका इसी का दूसरा पार्ट, गन्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ध्यान रखो, यहां पे एक डायगोनल है जो कि डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है। बहुत सिंपल कहानी है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है अपने आप में दो इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर ये यहां से एक डायगोनल है, देखिए एस से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये आपस में इक्वल होंगे। y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, आप लिख सकते हो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 डिग्री। दूसरा आप लिख सकते हो कि x प्लस वाई, जो दूसरा पार्ट है, x प्लस वाई जो होगा यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये इसके बराबर होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहां से अब आपको वैल्यूज निकालने हैं, तो y आ जाएगा आपका 20 माइनस ऑफ 7, तो y का वैल्यू हो जाएगा 13। और इस तरह से अगर हम साइड्स की बात करें तो यहाँ x प्लस वाई 16 दे रखा आपके पास, लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपके पास y का वैल्यू पहले ऑप्शन से आ चुका है तो उसका हम उपयोग करेंगे, तो x प्लस वाई इज 13 इज इक्वल टू 16। तो आपका x का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा? दैट इज 16 माइनस ऑफ 13। तो x इज नथिंग बट x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3। तो ये आपके पास हो जाएगा वैल्यू। यानी कि अगर x का हम यहाँ पे 3 रखते हैं, y का वैल्यू हम कितना रखते हैं? 13। देखिए 13 प्लस 3 16 आ रहा है और यहाँ 20 है, तो y का वैल्यू कितना है? 13 और यहाँ पे 7, 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 20। हेंस प्रूव्ड एज वेल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू, आपका ये जो रिस्क है RISK यानी कि ये वाला पार्ट, ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट जो है ये एक पैरेललोग्राम है, अच्छे से समझिएगा ये एक पैरेललोग्राम है। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पैरेललोग्राम ये बन रहा है, देखिए एक तो ये
और इस पैरेललोग्राम का सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है इसमें, और ये है दूसरा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये समझिएगा आप। ठीक है, हमें बताना है कि x का वैल्यू बेटा कितना होगा। ठीक है, तो ये यहां से ज्वाइंट है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ज्वाइंट है। अब समझिए बात को अच्छे से। अगर मैं यहां की बात करता हूं 120 है, दिस इज 120, तो इधर वाला एंगल कितना बनेगा मेरे पास, वो भी बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल कहानी है। अगर ये 70 है बेटा, तो ये वाला कितना बनेगा, 70 डिग्री ही बनेगा, लेकिन यहीं तक ये वाला 70 बन जाएगा। ठीक है, और ये 120, ये 120 है, तो अब मेरे पास यहां वाला जो एंगल है ये वाला, यानी कि ये वाला और ये वाला, 120 120 कितना होता है, 240, और इन दो का सम कितना होगा, अब 360 में से 240 निकालोगे तो वहां बचेगा 120, यानी कि ये जो एंगल यहां पे बनेगा वो उसका वैल्यू भी 60 होगा। समझ रहे हो आप बात? देखिए कैसे, एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं अलग से। मैंने जो आपका एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है रिस्क, RIS और K को, ये रिस्क मैंने यहां ले लिया। रिस्क का एक पार्ट है 120, तो हम लिखेंगे कि एंगल के जो है इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, एंगल के किसके बराबर है बेटा, वो आएगा आपका एंगल जो RI और S बन रहा है, यानी कि एंगल RIS ये भी किसके बराबर निकलेगा, 120 डिग्री के बराबर निकलेगा, यानी कि ये 120 है। हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल R जो बन रही है और एंगल S जो है, इन दोनों का भी सम आपस में इक्वल होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये चीज समझो आप, ये इक्वल है। अब देखिए, जैसे ही ये 120 आया, ये 120 आया, तो मुझे पता है एक चीज है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर K 120 है, ये 120, इन दो का सम कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। अब बचे ये दो R और S, यानी कि 360 में से आप एक काम कर सकते हैं, R और S का वैल्यू देखिए, R प्लस S प्लस K प्लस I जो है, इन सब का वैल्यू कितना होगा बेटा, 360 होगा। लेकिन R प्लस S का वैल्यू देखिए, R प्लस S, K का वैल्यू हमें पता है दैट इज 120, I का वैल्यू हमें पता है वो भी 120 है, तो ये हो जाएगा 360 के बराबर। R प्लस S का वैल्यू, ये दोनों एंगल्स हैं, 120 प्लस 120 हो जाता है 240 इज इक्वल टू 360। तो जैसे ही R प्लस S की हम बात करेंगे, R प्लस S की हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 360 माइनस ऑफ 240। तो आपके पास R और S जो है वो आएगा 360 माइनस 240 इज 120, ये 120 है। R और S दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि R प्लस R अगर हम करेंगे, दोनों की जगह सेम एंगल निकाल के, तो 120, तो R और R 2R हो जाएंगे, तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ एंगल R इक्वल्स टू 120। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 120 अपन 2, जो कि आ रहा है 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, 60 डिग्री, यानी कि R का अगर 60 वैल्यू आ रहा है तो S का भी कितना होगा, 60 होगा, तो मतलब ये वाला एंगल 60 निकल के आ रहा है। अब देखो बेटा, अगर ये 70 डिग्री है, यहां पे देखिए ये 70 डिग्री, और इस पैरेललोग्राम का ये वैल्यू कहां पे है, यहां पे, तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा हम इसको रिवाइव करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल जिसकी मैंने बात की थी, इसको छोड़ दो फिलहाल, हम इसकी बात करेंगे। इफ दिस इज 70, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला जो E पे बन रहा है। ठीक है, जो E पे बन रहा है, तो E भी कितना होगा, सेम वेज यू कैन राइट कि एंगल E इज आल्सो इक्वल टू 70 डिग्री, because opposite angles of parallelogram are equal, same opposite angles of parallelogram। देखिए, अब मेरे पास S और E पे दो एंगल्स का पता चल चुका है। मेरे पास इस तरह की एक ट्रायंगल है, इस तरह की एक ट्रायंगल है, S वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 70 है, और यहां पे है हमारा X। अब इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो X प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो यहां मैंने क्या किया, ASP ट्राइंगल, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मैंने यूज किया। तो 70 और 60 कितना हो जाता है, 130, तो x को अगर मैं लिखता हूं तो 180, ये 130 माइनस करेंगे, तो आपके पास x का वैल्यू बेटा आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये हमें बेसिकली पूछा गया था इस पूरे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस ब्रिंग्स एंड टू द क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम which of its sides are parallel। ठीक है, कौन से साइड्स पैरेलल हैं। देखो भाई, ट्रेपेजियम का पार्ट मैंने आपको समझाया था कि ट्रेपेजियम में सिर्फ दो साइड्स पैरेलल है,
और अगर दो साइड्स बेटा पैरेलल होते हैं कहीं पे भी, हमें एक चीज पता है कि ये जो अंदर के को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं इनका सम आना चाहिए सप्लीमेंट्री। तो मैंने देखा यहां एक तो 100 आ रहा है और एक L80 आ रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल M प्लस ऑफ एंगल L इज एग्जैक्टली इक्वल टू 100 प्लस 80, जो कि आ रहा है 180 डिग्री के बराबर। इट मीन्स दैट कि आपका एंगल जो साइड एन एम है, एन एम इज पैरेलल टू के एल। तो ये दो साइड्स हैं। एक तो हमें ये प्रूव करना था, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमें पता है कि अगर अंदर वाले एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल ओनली अगर लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये 180 है तो ये 80 है, तो इसका मतलब है लाइंस पैरेलल हैं तभी तो ये 100 और 80 है, तो तभी पॉसिबल है। इन दोनों का सम 180 आएगा एंड दे आर बेसिकली द सप्लीमेंट्री एंगल्स। और हमें पता है कि आपके ट्रेपीजियम के अंदर दो एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री हो सकता है, एक तो 180 और ये 100, तो तभी तो ये ट्रेपीजियम है, दैट्स द रीजन। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत सिंपल सी कहानी है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। भाई एंगल सी निकालो अगर आपके पास ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। मतलब ये जो लाइन जो है ए बी और ये जो आपकी लाइन है डी सी आपस में पैरेलल दे रखे हैं। तो बेटा मुझे एक चीज पता है कि अगर बी और सी आपस में पैरेलल है तो बी और सी का वैल्यू कितना होना चाहिए। बहुत सिंपल सी कहानी है, वी कैन से दैट if AB is parallel to DC, then I can say कि angle C plus of angle B is exactly equal to 180 degree because, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स जो होती हैं आपके पास उनका सम कितना होता है, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ये रीजन है इसका। और अगर यहां से हम ए बी तो आपके पास दे रखा है, बी इज 120, तो एंगल सी प्लस बी इज 120 डिग्री, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 120 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा बेटा 60 डिग्री के बराबर। बहुत सिंपल और आसान, जितना क्वेश्चन लंबा था उससे आसान इसका आंसर भी था। चलिए तो बात करते हैं अब इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ ओवरलाइन एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। देखिए बेटा एस पी और क्यू आर जो है, एस पी सॉरी दिस वन, एस पी और क्यू आर आपस में पैरेलल है। ठीक है, एंड इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर is there more than one method to find measure of angle P? तो क्या कोई और तरीका है जिससे आप एंगल का मेजर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें P और S के वैल्यूज निकालने हैं, पहले हम उनके जनरल वैल्यूज निकालते हैं फिर कोई और तरीका सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक चीज पता है कि आपका अगर मुझे S चाहिए और P चाहिए, तो सबसे पहले मैं एक चीज लिखता हूं कि आपके पास एंगल P प्लस ऑफ एंगल Q, इसका सम कितना होगा बेटा 180 होगा, क्योंकि आपके पास जो साइड है एस पी, दिस इज बेसिकली पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें दे रखा है। और अगर साइड्स पैरेलल है तो उनके अंदर इंटीरियर एंगल जो बनेंगे उनका सम कितना होगा 180 होगा। तो दैट इज वाई, तो यहाँ पे आपका एंगल क्यू जो है वो दे रखा है, तो हम लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज गिवन 130 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 के बराबर। तो यहां से आप करोगे एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 130 डिग्री, तो एंगल P आपके पास आ जाएगा बेटा 50 डिग्री के बराबर। तो एंगल B आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री के बराबर। समझ गए बात। तो एंगल P तो हमने निकाला, अब बारी आती है S की। तो यहां से देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल S और एंगल R, एंगल S प्लस ऑफ एंगल R, ये जो दोनों एंगल्स है बेटा ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, लाइंस पैरेलल है तो 180, आर का वैल्यू आपको दे रखा है 90, तो एंगल आर एंगल आर की जगह हम 90 देते हैं, एंगल एस प्लस ऑफ आर की जगह आप 90 डिग्री देंगे, इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 180 हो जाएगा। तो एंगल एस का वैल्यू कितना आएगा, अगर इस 90 को उस तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 180 माइनस ऑफ 90 डिग्री, तो ये आएगा बेटा एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये चीज आप समझ लो अच्छे से, एंगल एस इज बेसिकली इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए अब हमारे पास एक और कहानी है कि अगर आपके पास इफ यू फाइंड
major angle R and measurement of angle R, is there any more method to one method to find angle P? क्या एंगल P को फाइंड करने का कोई और तरीका पॉसिबली हो सकता था? इज इट राइट? देखिए हो सकता था। कैसे? अगर आप सबसे पहले R और S का यूज करके इसको S का वैल्यू निकालते, उसके बाद P के लिए आप डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करोगे, यस, ठीक है, आप लिखोगे यस, देयर इज अनदर वे, देयर इज अनदर वे, अनदर वे दैट इज using angle sum property of quadrilaterals, ये एक तरीका हो सकता था टू फाइंड आउट एंगल P, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है, बस लिख देना है कि हाँ एंगल P को हम इससे भी यूज कर सकते थे। सो दिस फाइनली ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3. I hope you have enjoyed the lecture. Till then we are meeting in the next exercise. Up till then, take care guys and God bless you.